नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अक्सर कंज्यूमर अड्डा में इन दिनों हमारा फोकस होता है आपकी हेल्थ पर, और क्यों ना हो, क्योंकि इन दिनों हेल्थ इश्यूज इस देश में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतनी बड़ी आबादी है और खान पान, दिनचर्या, लाइफस्टाइल बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन देखिए, हेल्थ है तो वेल्थ है, इसीलिए हमारा फोकस आपकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आज बात करेंगे आपके दिल की सेहत की। हाई कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर। आप कहेंगे भाई कई बार आप ये शोज करते रहते हैं, अब क्या नया है? नया इसमें यह है कि ये शायद पहली बार है कि अलग से इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस आ रही हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर। ये गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, इन गाइडलाइंस की आखिर अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या चीज़ें हैं जो भारतीयों को कोलेस्ट्रॉल के लिए इतना एक्सपोज कर देती हैं, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल अब क्या सिर्फ बड़ी उम्र की चीज़ रह गई है या फिर यंग एज में भी आपको इसकी देखभाल करनी, इसको समझना ज़रूरी है। तो बहुत सारा डिटेल्स है इसके बारे में। पहले थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ क्या कहा गया है, क्या होने जा रहा है, उसके बाद विस्तार के साथ चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो लिपिड गाइडलाइन आई है। देखिए, लिपिड प्रोफाइल आप में से कई लोगों ने करवाई होगी, लेकिन पहली बार सीएसआई ने जारी की है लिपिड गाइडलाइंस। जैसा मैंने आपसे कहा, पहली बार हो रहा है। सीएसआई यानी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी जो लोग आपके दिल की देखभाल करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो सोसाइटी है वो आपके लिए लिपिड प्रोफाइल की या लिपिड्स की पहली बार एक गाइडलाइन लेकर आए हैं। लिपिड टेस्ट करवाने के तरीके में अब बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है? अभी तक आपको लिपिड टेस्ट के लिए एक फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब खाली पेट लिपिड टेस्ट ज़रूरी नहीं है ना, अब बिना फास्टिंग के भी आपका लिपिड टेस्ट होगा। ऐसा क्यों, इस पर आगे बातचीत करेंगे। इसके अलावा एलडीएल, आप लोगों ने कई बार अगर लिपिड टेस्ट कराए हो तो एलडीएल एचडीएल दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? स्वस्थ वयस्क के लिए एक आदमी जो है, ये स्टैंडर्ड्स भी अभी तक जो होते थे उसमें बदलाव है, 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। ठीक है, ये तो उसके लिए बोल रहे हैं जो एकदम फिट आदमी है। लेकिन अगर किसी को पहले से कोई हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, हाई बीपी, इस तरह के किसी भी व्यक्ति के लिए ये 70 mg से कम होना चाहिए पर डीएल। इसके अलावा हार्ट अटैक जिन्हें आ चुका है उनके लिए तो ये 55 से भी नीचे होना चाहिए, 55 से नीचे का कोलेस्ट्रॉल रखने के लिए। तो ये जो आपकी लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल की जो मात्रा आती है, जिसे आप हाई या लो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके जो मापने के स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूनिट्स हैं, यूनिट तो वही है लेकिन जो पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड है उनको बदला गया है। अब थोड़ा इसको भी समझिए। डिस्लिपिडेमिया से सावधान रहने की बात है। डिस्लिपिडेमिया यानी जो आपको कोलेस्ट्रॉल्स का अधिक होना। तो 81% भारतीयों में लिपिड प्रोफाइल खराब है। लिपिड प्रोफाइल खराब है, इसका मतलब है कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बराबर नहीं है। 81%, कैन यू इमेजिन, इतने लोगों का देश में लिपिड प्रोफाइल खराब है। सिर्फ 10% मरीज ले रहे हैं नियमित दवा। अच्छा, खराब तो 80% से ज़्यादा का है, इनमें से सिर्फ 10% है जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं और एक नियमित दवा ले रहे हैं। इसके अलावा जानकारी से हार्ट अटैक 50% तक घट सकता है। यानी अगर आपको ये सब आइडिया हो कि भाई आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, उस पर क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल क्या रखने हैं, किस तरीके से लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, तो 50% तक हार्ट अटैक के मामले घट सकते हैं। और ये कारण है कि ये भी है आज का शो करने का, क्योंकि अब बहुत आम हो गया है, बहुत आम हो गया है कि चलते रास्ते लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। बैठे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी करते करते कोई सोते सोते नींद में ही चले गए, साइलेंट किलर। तो बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग जो बहुत मोटे ताज़े हैं या जिनका दिखता है कि भाई इनके साथ दिक्कत होगी, वैसा नहीं। जो फिट हैं, जो लीन एंड थिन हैं, एज भी काफ़ी यंग है, उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, राइट। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर समीर गुप्ता फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर प्रवीण कहाले, और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, पहली बात तो मुझे बताइए कि ऑल ऑफ सडन, या ये ऑल ऑफ सडन नहीं भी हो सकता है, लेकिन सीआईएस की तरफ से पहली बार इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं। क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इस वक्त इस तरह की गाइडलाइंस लाई जाएं? अभी तक भी काम चल रहा था, लेकिन क्या सोच के ये बदलाव इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है?
जी, पहली बात शुक्रिया कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात कर रहे हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हम सबको मेडिकल कम्युनिटी में मालूम है, ये एक बहुत ही हानिकारक चीज़ है और इससे जो हार्ट अटैक और हार्ट से जुड़ी काफ़ी समस्याएँ होती हैं। हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, आपकी टाँगों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसको हम गैंग्रीन, क्रिटिकल इस्कीमिया कहते हैं। तो बहुत सारे पहलू होते हैं। हार्ट अब देखिए ये जो इन्होंने जो सीएसआई जो अपनी खुद की गाइडलाइंस लेकर आया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन सोसाइटी ने कोई गाइडलाइंस निकाली है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड इसका ये एक तरह से रीएम्फसाइज करता है कि जो इंडिया में जो मात्रा है हार्ट अटैक्स की, वाई इज इंडिया कॉल्ड द हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतने सारे हम रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहानियां सुनते हैं। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। जो हाई कोलेस्ट्रॉल जो साइलेंट किलर होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों के लिए। और इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए सीएसआई ने एक बहुत ही अच्छा कदम निकाला है कि हमारी खुद की गाइडलाइंस आई हैं फॉर treatment and management of these patients with high cholesterol. So it is a very good effort from our own cardiology society to take out these guidelines, because prior to this, इससे पहले हम जो guidelines देखते थे, they were all international guidelines. We were following the European guidelines, the American guidelines, the Japanese guidelines. But today we can now follow our own Indian guidelines. The data जिसका जो निकला है, ये Indian patients के थ्रू निकला है। इंडिया में जो स्टडीज हुई हैं उनको कोट करा गया है, और इससे हमें काफी वी गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस एज डॉक्टर्स एंड आल्सो फॉर द कम्युनिटी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि इस तरह के मानदंड अब हमारी, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं या जो भारतीय लाइफस्टाइल है या जो भारतीय अनुवांशिक आपके अंदर चीज़ें हैं, उनके हिसाब से ये डेटा होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। डॉक्टर कहाले, आप दो बड़े बदलाव, एक तो आप लोग कह रहे हैं कि अब आपको कोई ऐसा फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये बदलाव क्यों किया गया, इससे क्या फ़र्क आएगा? और जो थ्रेशोल्ड्स थे वो भी शायद आप लोगों ने चेंज कर दिए हैं, कम कर दिए, इनफैक्ट नीचे ले आए, इन दोनों का क्या कारण? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जो थ्रेशोल्ड है वो कम क्यों कर दिए गए हैं, और क्या फ़र्क है ये गाइडलाइन में। कि हम ये अब समझने लगे हैं, या हम कई सालों से जानते हैं कि हम भारतीय कुछ अलग है। यह ओबेसिटी में भी देखा गया था। जैसे अगर मोटापा, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा जो हम एबनॉर्मल कहते हैं या ओवरवेट की व्याख्या है, हमारे भारतीयों में वो 23 से 25 है। तो यह देखा गया है कि भारतीय लोगों में मोटापा, डायबिटीज़ ये कहीं लो थ्रेशोल्ड में और जल्दी से आ जाता है। और यही सेम चीज़ एप्लीकेबल है कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। इंडियन व्यक्तियों में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसमें भी एक अलग या चीज देखी जाती है कि केवल एलडीएल न होते हुए हमारे इसमें ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल भी कम होता है। तो यह कुछ जो हम एक वेजिटेरियन कंट्री है जहां सलाद कम खाते हैं और जो वेजिटेरियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से ये सब गाइडलाइन में थ्रेशोल्ड में चेंज किया गया है कि केवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को तो हमको लोअर करना ही करना है, और हमारी थ्रेशोल्ड इन कारणों से अलग भी है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड है, जिसे हम इवन नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यह भी इक्वली महत्वपूर्ण है, जिसका वेस्टर्न गाइडलाइन में इतना उस पर जोर नहीं दिया गया है। बिकॉज इंडियन डिसलिपिडीमिया जो हम कहते हैं वो स्पेसिफिक है लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई, और ये साथ में चलता है विद सेंट्रल ओबेसिटी। यह देखा गया है कि भाई इंडियन लोगों में जो एक ओबेसिटी होती है, जो दुबले पतले तो होते हैं, वजन ज्यादा नहीं है, बट एक पेट बाहर आया हुआ है। तो ये जो टिपिकल चलता है हाई ट्राइग्लिसराइड और वेजिटेरियन डाइट के साथ, इसको हिट हमको करेंगे, और इस चीज को हिट करेंगे तो ही हम इस कार्डियोवास्कुलर डिसीज की जो सुनामी आ रही है इस पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जहां तक फास्टिंग और नॉन फास्टिंग, ये टेक्निकल चीज है कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने खाना खाने के बाद भी अगर लिपिड प्रोफाइल किया तो। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। छोटा मोटा ट्राइग्लिसराइड खाने के बाद बढ़ सकता है, और अगर बढ़ता है तो वो हमें और जागरूक करेगा। तो कोई लिपिड प्रोफाइल नॉन फास्टिंग या फास्टिंग का इतना महत्व नहीं रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, बेहतर है।
लोग कई बार सिर्फ उस फास्टिंग के चक्कर में अपना लिपिड प्रोफाइल नहीं कराते हैं, लेकिन या फिर बहुत बिल्कुल जब सिर पे आ जाती है बात तब कराते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी करा लीजिए बिना फास्टिंग के। एंड आपने ट्राइग्लिसराइड्स की बात की, डॉक्टर शिखा शर्मा, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ट्राइग्लिसराइड का कंसेप्ट क्या है? मतलब बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड को नहीं जानते। जितना मुझे भी आइडिया है कि भाई ये जो आप तेल खाते हैं, खाने का तेल, जो कोलेस्ट्रॉल तो फ्री होता है, लेकिन उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत होती है और वहां से मामला गड़बड़ होता है। ये क्या रोल प्ले करता है? ट्राइग्लिसराइड यानी तीन, ग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल, ये एक स्ट्रक्चर होता है ट्राइग्लिसराइड्स का। और ये आप आमतौर पे देखते हैं कि जिनकी कोमॉर्बिडिटी होती है, यानी कि जिनको डायबिटीज भी है और जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उनमें ज्यादा दिखी जाती है। तो ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा आंकड़ा है जिसको अगर आप देखें तो आपको समझ आ सकता है कि यहाँ पे आपकी ब्लड शुगर भी स्पाइक कहीं ना कहीं कर रही है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक से मैनेज नहीं हो रहा। इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज भी एक, आप कह सकते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट इज बिकम अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक्स। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है आने वाले हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए या इस तरह के इश्यूज के लिए। सो इसके मापदंड कार्डियोलॉजिस्ट और जितने भी होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो ट्रैक करते हैं। आपका HDL ट्रैक करते हैं, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसका फुल फॉर्म, बट उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है बिकॉज उसको 40 से ऊपर रहेगा तो अच्छा माना जाता है। फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्रैक किया जाता है कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। फिर आपका ट्राइग्लिसराइड ट्रैक किया जाता है, और जैसे ट्राइग्लिसराइड या LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं उतना आपका रिस्क बढ़ता है। हाउएवर इनके रेशियोज भी चेक किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई ट्राइग्लिसराइड का एक आंकड़ा आपको मिले और बाकी सारी रीडिंग सही हो तो आपका रिस्क उतना ही है। तो ये एक पूरा जो आप सारे आंकड़े हैं इनको साथ मिला के जज किया जाता है कि रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है। एज एक अपने आप में भी अगर आप देखें कि अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप सिडेंट्री हैं, अगर आपका ओबेसिटी है, तो इससे रिस्क फैक्टर्स और बढ़ते रहते हैं। जी ठीक है। तो ये हुई ट्राइग्लिसराइड की बात। डॉक्टर गुप्ता, एक जो आंकड़ा यहाँ पर आया उसको देख के मैं भी चौंक गया। 81% भारतीयों की लिपिड प्रोफाइल खराब है। इसको कैसे माने? क्या हम सब लोग गलत खाते हैं, गलत दिनचर्या का शिकार हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसके कई कारण होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द कारण इज जेनेटिक्स, द अदर इज फैमिली हिस्ट्री, जो घर में बीमारी चलती है, और तीसरा होता है इसका आपका रोजमर्रा का खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो खाना खाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, आप एक फैटी खाना खा रहे हैं, आप शुगर्स बहुत ले रहे हैं, आप स्वीट फूड बहुत ले रहे हैं। और अगर आप बैठ के सोचेंगे तो इसमें इट इज नॉट दैट सरप्राइजिंग दैट दिस इज ऑल हैपनिंग। ये कुछ ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो खाना खाते हैं, हम लोग जो कचौड़ी है, समोसे हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, जो कोक, पेप्सी, ये सब जो स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, सोडा हैं, तो इन सब चीजों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एंड इंडिया में जो है हमारी एक थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं हम लोग, जिसमें कि हमारी जो सेंट्रीपीटल ओबेसिटी है, यहाँ पर जब आदमी मोटा होता है तो वो पूरे शरीर से मोटा नहीं होता, उसका पेट ज्यादा मोटा होता है। तो जब फिनोटाइप होता है जो साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देश अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो जेनेटिक कंपोनेंट हम सबका सेम है, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो HDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा देखा गया है, जिसको हम आर्थ्रोजेनिक डिस्लिपिडीमिया के नाम पे भी कहते हैं। तो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और थोड़ी देर पहले एक लैंसेट में भी स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने यही बोला था कि जो इंडिया है उसमें जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वी आर अ वेरी सेडेंटरी नेशन। हम लोग जो है पहले एक फार्मिंग नेशन थे, बहुत फार्मिंग होती थी, खेती बाड़ी होती थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ हम सबकी दिनचर्या बदल गई है, हम ज्यादा बैठे रहते हैं, गाड़ी आ गई, मेट्रो आ गई, टैक्सी आ गई, और हम अब चलते कम हैं। और जैसे कि अगर आप पार्क में भी जाके देखेंगे, अपने जहाँ सोसाइटी में लोग रहते हैं आप जाके देखेंगे तो सबकी टोन है, आई मीन इट इज अ फैक्ट, सबका पेट निकला हुआ है, काफी लोग अनहेल्दी हैं,
एक्सरसाइज करते हैं लेकिन पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं करते। जी। तो ये मैं एक सवाल यहाँ पर मेरे मन में, आपने इतना डिस्क्राइब किया, एक सवाल और आ गया मेरे मन में। डॉक्टर प्रवीण से वो सवाल मैं पूछता हूँ कि ये बिल्कुल डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उससे मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि हमारे जो आज से 10, 20, 30 साल पहले वाले लोग थे वो तो खूब समोसे कचौरी खाया करते थे और इनफैक्ट उनके पेट भी निकले होते थे, लेकिन तब हार्ट अटैक के मामले इतने ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन शायद हो सकता है कि उस समय हमारे पास सुविधाएं इतनी नहीं थी, उन्हें चलना पड़ता होगा, उन्हें जो भी है कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी कर पाते थे। और अब हम काफ़ी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में आ गए, जो सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन एक और चीज़ है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है या जिन्हें मैं जानता हूं जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, मतलब शायद आप उन्हें देख के नहीं गए, लेकिन उनके भी जब ये लिपिड प्रोफाइल होती है और उनका कोलेस्ट्रॉल आता है तो पता चला कि वो बढ़ा हुआ निकला। इसका मतलब है कि वजन भी सीधा सीधा डायरेक्ट कोई इंडिकेटर नहीं है। मतलब आप दुबले पतले हो सकते हैं लेकिन बावजूद इसके आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर आ सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई इंडियन में जो हम बॉडी मास इंडेक्स है उसकी व्याख्या अलग है ओबेसिटी की। आपका बीएमआई 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, वहीं से आपको बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो ये हम एक कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, बट इन होल पिक्चर अगर हम देखें तो पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, कई सारी चीजें हैं जो इस चीज को बढ़ाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि इवन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पूरा मरीज देखते हैं। जैसे केवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा घातक है जब मरीज डायबिटिक हो गया। जब उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हमारी जो एलडीएल की मात्रा है वो और कम करते हैं। तो ये टारगेट कैसे चेंज होते हैं? तो जैसे आपकी रिस्क ज्यादा है वैसे वही चीज ज्यादा हानिकारक होती है। और डेफिनेटली कुछ चीज हम समझ सकते हैं, कुछ चीज हम नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि हो गए जेनेटिक्स। जहां तक कोलेस्ट्रॉल का सवाल है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड का एक पार्ट है। अगर हम खाए या नहीं खाए, हमारा लीवर तो कोलेस्ट्रॉल बनाता ही बनाता है। और पहले जो हमारी समझ थी कि हमें जो फैट है ये कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, बट अब हमारी ये जो सोच है ये बदल चुकी है कि यह कार्बोहाइड्रेट या शक्कर, मीठे पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज रिलेटेड बेवरेजेस, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया, तो ये इनसे भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। शरीर कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। तो इसका डाइट से लेना देना तो है, बट कई लोग ऐसे भी होंगे जो दुबले पुतले हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल लिपिड हाई होगा, इसमें कोई अचंबा नहीं है। और सेम चीज हमने डायबिटीज के बारे में भी देखा है। 50% डायबिटिक जो है वो दुबले पतले है। तो ये लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है और कई सारे अननोन फैक्टर्स भी है। जैसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ फूड इज गोइंग डाउन। प्रोसेस फूड एक इसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम जैसे डॉक्टर गुप्ता ने एक्सरसाइज बताया, प्रोसेस फूड भी एक इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। जी, तो बहुत कुछ है जो खाने से और लाइफस्टाइल से, बार बार ये दो चीजें पहुंचती है कि क्या हम खा रहे हैं और कैसी हमारी लाइफस्टाइल। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शिखा जी से जरा खान पान वाले मामले पे बात करेंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध, भाई ज्यादा घी मत खाइए, ज्यादा फैटी चीजें मत खाइए, प्रोसेस फूड अब उस लिस्ट में शामिल है बिल्कुल। तो फिर आप क्या करें, बैलेंस कैसे बिठाएं, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में उन चीजों की भी जगह अपने आप बन सी गई है। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हाई कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उन्होंने अब भारत के लिहाज से, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से फिर एक गाइडलाइन जारी की है, खासतौर पे आपकी लिपिड प्रोफाइल यानी आपके दिल का जो है लेखा जोखा है कि भाई आपके दिल में इस समय स्थितियां क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितने, क्या मात्रा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी जो जन्म कुंडली होती है उसके मानदंडों को लेकर। राइट, तो शिखा जी, खाना पीना डायरेक्टली एसोसिएटेड है और उसी में बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं। बहुत सारा प्रोसेस फूड शामिल हो गया है, बहुत सारे फॉरेन फूड्स शामिल हो गए हैं, भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, खाने को खाने का वक्त नहीं है, फिर उसके बाद पचाने का भी वक्त नहीं है, तो बड़ा सब कुछ घालमेल सा हो गया है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, मतलब जो करने लायक हो, वरना हम बहुत कुछ बता देंगे शायद लोग कर ही ना पाए। जी, सबसे पहले मैं क्विकली ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका दिल है और आपकी आर्टरीज हैं, इसका जो रॉ मटेरियल है वो खाना है। यानी कि इसका, जैसे हम घर का रॉ मटेरियल ब्रिक्स मानते हैं, ईंटें मानते हैं, वैसे ही हमारा जो पूरा बॉडी है वो खाने के इंग्रेडिएंट से, कंपोनेंट से बना है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर आप घर में आप जो घर बना रहे हैं वो ब्रिक के बजाय आप उसमें प्लास्टिक डाल दें, प्लास्टिक की ईंटें लगाना शुरू कर दें, तो वो घर टूटेगा।
इसी तरीके से जो हमारा अब खाना हो गया है जिसको हम प्रोसेस्ड या जंक कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ कि वो चलो हाई फैट है, हाई सॉल्ट है, वो तो प्रॉब्लम है ही, बट उसकी जो बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर एलियन एजेंट्स यानी उस तरह के एजेंट्स आ रहे हैं जो शरीर के लिए रॉ मटेरियल का काम नहीं कर सकते। उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स हैं जो शरीर किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने को रिपेयर करने में, अपने को हील करने में, अपने को प्रॉपर्ली मेंटेन करने में। जब ये ऐसे एडल्ट्रेटेड आप कह सकते हैं, शरीर के लिए तो एडल्ट्रेशन ही है, चाहे रूल्स के हिसाब से एडल्ट्रेशन ना हो, मगर जब ये कंपोनेंट्स बॉडी में आते हैं तो ये फेंके जाते हैं किडनी के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू या लिवर में इकट्ठा होते हैं। जब लिवर में इकट्ठा होते हैं तो फैटी लिवर होता है। जब ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लोट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होती है। जैसे ही शरीर में इन्फ्लेमेशन होएगी तो ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं कहूंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। कोई भी चीज आप खा रहे हैं, प्लीज उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ये प्लीज ना खाएं, और अगर खाना की मजबूरी है तो उसे मिनिमाइज करें। तो आपके शरीर में ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं नहीं जाएंगे। दूसरी चीज है कि आप अगर घी खाना चाहते हैं तो उसको नेचुरल फॉर्म में करें और कंट्रोल में खाएं, यानी कि 1 टीस्पून पर पर्सन अ डे जो गाइडलाइन है उसको अडेयर करें। ऐसा नहीं है कि हम घी अच्छा है तो घी के पकौड़े तल रहे हैं, घी खा रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेचुरल हमारी बॉडी के रिपेयर वर्क में जरूरत होती है, जैसे सैलड्स हैं, कच्ची सब्जियां हैं, फल फूल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसकी मात्रा आफ्टर द एज ऑफ 40 ऑलमोस्ट 50% होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा रिफाइंड खाना खाते हैं और फ्रूट, वेजिटेबल्स और सैलड्स बहुत ही कम खाते हैं बिकॉज उसमें टाइम लगता है और लोगों के पास समय नहीं है खाने का। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो हम पानी पी रहे हैं वो इतना ज्यादा ओवर जिसको हम कहते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस से इतना ज्यादा वो ना हो कि इसमें मिनरल्स खत्म हो गए। तो मिनरलाइज्ड वाटर हमें पीना चाहिए, वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा शब्द लगता है, बट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशंस में ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका है जो हम सीख सकते हैं, अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक्सरसाइज एक्टिविटी, अब ये जरूरी नहीं है कि हमें एक्सरसाइज कुछ ऐसी ही करनी है जो मतलब अगर जिम की मेंबरशिप नहीं है तो हम नहीं करेंगे। नहीं, आप एक्टिव अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटें, आप वो 10,000 स्टेप जो हैं उसको टारगेट करें, तो वो भी अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज है। ऑफ कोर्स पीपल हु आर पैशनेट अबाउट हेल्थ, और उनके लिए तो बहुत सी एक्सरसाइज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योगा टू स्विमिंग टू व्हाटएवर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, खान पान से लेकर स्ट्रेस कंट्रोल और थोड़ा सा वर्कआउट। अगर आप इन सब का एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी ना। क्विक सवाल दो हमारे डॉक्टर पैनल से। डॉक्टर गुप्ता, आपके गाइडलाइंस अब कुछ लोगों के लिए तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री कह रहे हैं 18 साल से टेस्ट कराना शुरू कर दें, तो किस किस को ये टेस्ट करा लेना चाहिए? क्योंकि दिल की परिस्थिति का तो कुछ किसी को भरोसा नहीं कब क्या हो जाएगा। देखिए, ये जो है नॉर्मली जैसे 18 साल की उम्र में लोगों को अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री आपको करा लेना चाहिए। आपको मैं एक फाइनेंस चैनल पर हूं तो मैं आपको एक टिप्पणी दूंगा इसकी। जो पहले हमारा जो सोच थी कोलेस्ट्रॉल की, वो थी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल आप 40 साल के हैं, आपने 40 साल की उम्र में अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना शुरू किया और आप 45 साल के हो गए, राइट? तो आपको 5 साल के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहा। मेनी टाइम्स ये मैं बहुत देखता हूँ मेरे पेशेंट्स में जो 20, 25, 30 साल के होते हैं, वो कहते डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चलो इतना तो चलता है, मैं तो यंग हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जरूरत क्या है, थोड़ी लापरवाही हो जाती है। बट जैसे कि आप लोग हमेशा बताते हैं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? वो 3 जो आपने 1 का 2 करा, 2 का 4 करा, 4 का 8 करा, इट इज नॉट 4 का 6 करा, 6 का 8 करा, राइट? सो इट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग होल्ड्स ट्रू इन एनी ऑफ दीज बीमारीज। इनमें से आप कोई भी बीमारी की बात करेंगे, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग होल्ड्स ट्रू। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 18 साल की उम्र में फॉर एग्जांपल हाई है या 20 साल की उम्र में हाई है और आपने 40 साल में जाके कंट्रोल करना शुरू करा, तो 20 साल के लिए जो कोलेस्ट्रॉल हाई रहा आपका, उसने कुछ ना कुछ नुकसान, चाहे वो सब क्लिनिकल ही सही, आपके बॉडी में करा है, राइट? वो करा है। आपने 20 महत्वपूर्ण साल अपने जिंदगी के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करा, बट देयर इज सम डैमेज दैट हैज हैपेंड। सेम थिंग हैपेंस विद हाई ब्लड प्रेशर,
सेम थिंग हैपेंस विद डायबिटीज, यही चीजें होती हैं। सो नाउ अब जो हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी की थॉट जा रही है, इट इज लाइफ ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब द हाई कोलेस्ट्रॉल कितने सालों के लिए है, द लॉन्गर इट इज हाई फॉर, जितने ज्यादा सालों के लिए वो हाई रहेगा उतनी आपकी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप 50 साल की उम्र में अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे उसका बेनिफिट उतना नहीं होगा जबकि आपने वो करा। सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझ गया सर, सही है, उसको आपको पहले ही कंट्रोल करना होगा। डॉक्टर कहाले, क्विकली कब आपके पास आना है? और बहुत सारे लोग दवाइयाँ आप लिखते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, उनको लगता है थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करके मेरा हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है कि एक बार दवाई खानी शुरू कर दी तो फिर तो मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इसलिए मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं थोड़े दिन चलूँगा। लेकिन फिर लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और बात वही जो अभी सर कह रहे थे कंपाउंडिंग वाली वहाँ पहुँच जाती है। हाँ जी, तो ये ज़रूरी है कि हम दवाई शुरू करें, बट इसको लंबे समय के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जितना लाइफ लॉन्ग हमारा कोलेस्ट्रॉल हायर होगा उतनी हमारी रिस्क बढ़ेगी। तो जो कोलेस्ट्रॉल पिल्स है इनका अगर आप छोटा डोज भी ले तो ये SIP की तरह है, जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग डॉक्टर साहब ने बताया। तो अगर हम लो डोज भी ले पर अगर एक लंबे समय तक लेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल पिल है जिसे हम स्टैटिन कहते हैं, कई बार लोग नहीं चाहते कि वो स्टैटिन ले, तो आजकल हमारे पास दूसरी नॉन स्टैटिन दवाई भी आ गई है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करने के लिए हमें कोई सिंथेटिक मेडिसिन नहीं लेनी है, नेचुरल सप्लीमेंट जिसे हम ओमेगा 3 कहते हैं, जो कि बिल्कुल हानिकारक नहीं है हमारे शरीर के लिए, और वो सप्लीमेंट है। यह भी काफी फायदेमंद है ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करने के लिए, जो कि हमारे हिंदुस्तानियों में ज्यादा मात्रा में भी देखा गया है, और उसका LDL कोलेस्ट्रॉल के कंपेयर में हम इक्वल महत्व और इक्वल इंपॉर्टेंस कहते हैं। तो लंबे समय के लिए तो जनरली मैं मेरे मरीजों को यही सलाह देता हूं, आप डाइट कीजिए, आप कसरत करिए, सब कुछ करिए। यू ट्राई फॉर 2 ईयर, 2 साल 3 साल, बट वंस यू स्टार्ट, फायदा तभी होगा जब आप इसको लंबे समय तक लेंगे। आप 1 साल बाद शुरू कर सकते हैं, 35 साल की जगह आप 40 में शुरू करें, बट अगर लंबे समय तक लेंगे तो ही उसका फायदा है। और आप लो डोज, छोटा डोज भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास अलग अलग तरह की दूसरी दवाइयां भी अवेलेबल है, जिसे हम स्टैटिन के अलावा नॉन स्टैटिन मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोगों को ये महत्व समझ में आया कि उनकी लिपिड प्रोफाइल के क्या मायने हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी चीज़ों का क्या महत्व है, और ख़ासतौर पे जो सब कुछ बदल गया है हमारी लाइफ में। हालांकि हमें तो और सवाल पूछना चाहता था स्ट्रेस रिलेटेड, जितना फ़ोन पे समय, लेकिन अब उतना वक्त रह नहीं गया। लेकिन जितनी बातें आज हमारे डॉक्टर पैनल ने की, आप इसे फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और 300-400 रुपये का होता है। अगर आपको लगता है कि एक बार लिपिड प्रोफाइल करा ली जाए तो ज़रूर करा लीजिए, और वक्त रहते उस पर एक्शन लीजिए। समझ आप चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।